to discuss the weekly current affairs on Indian economy, and we'll be covering the topics from 29th of March to 4th of April. Now let's see what all we are going to discuss today. Number 1, New Development Bank, inflation targeting, PLI scheme for food processing, Cotton Corporation of India, ECL GS 3.0, current account deficit, harmonized system of nomenclature code. Now let's move on to our first topic, that is New Development Bank. Why it is in news? Recently, the finance and the corporate affairs ministers has urged the New Development Bank to reconsider the working closely with India's new development financing institution for funding infrastructure. तो बेसिकली एनडीबी को बोला है कि इंडिया के साथ क्लोजली वर्क करने को, जिससे कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग मिले, स्पेशली इन दिस पैंडेमिक पीरियड. ओके, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से एनडीबी इंडिया में अब प्रोजेक्ट्स को किस तरह से इंडिया की हेल्प करी है अभी तक एनडीबी में. उसके बाद हम देखेंगे एनडीबी के बारे में. सबसे पहले एनडीबी हैज सो फार अप्रूव्ड 18 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, इंक्लूडिंग द इमरजेंसी loans of 2 billion to support the health spending and economic recovery in the aftermath of COVID-19 pandemic. अभी ब्रिक्स समिट हुआ था फरवरी में, जिसको इंडिया ने होस्ट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. तो उसी में ये बात भी बोली गई थी, कोविड पेंडेमिक में ब्रिक्स कंट्री को एनडीबी ने फंडिंग दी है. एनडीबी को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, और इस पर पीटी पे क्वेश्चन भी आ चुका है. ठीक है, तो यही बात उसमें भी बोली गई थी कि एनडीबी की वजह से इंडिया को भी कोविड टाइम में पहले 1 बिलियन मिला था, फिर बाद में भी 1 बिलियन मिला है कोविड पेंडेमिक में. ठीक है, सो इंडियाज रिस्पॉन्स टू लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड pandemic and undertake the massive vaccination drive that resulted in V-shaped recovery, and hence NDB's role is much needed. तो इंडिया चाहता है कि हम अपनी इकोनॉमिक रिकवरी करें, और दूसरा वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत बड़े लेवल पे इसको ले जाना चाहता है ऑल ओवर द कंट्री. तो उसके लिए एनडीबी की इंडिया को हेल्प चाहिए. दूसरी चीज़, further investment in effectively meet the evolving development needs of member countries and encourage it to develop a synergistic relationship with other multilateral development banks and development finance institution, including the new DFI being set up by India. अभी एक नया development finance institution खोलने की बात चल रही है इंडिया में, अभी तक कोई नहीं है. सो इसको लेके भी एनडीबी का सपोर्ट चाहिए. ये जो कैटेगरी है ना, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, पहले सेपरेट कैटेगरी और टाइप ऑफ बैंक्स में आता था, लेकिन फिर इसको बैंक कैटेगरी में ही मर्ज कर दिया गया था. तब वेरियस कमेटीज़ की रिपोर्ट आई थी, नरसिम्हा कमेटी, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम रॉट हो रहा था. उसके बाद से अब एक ये नया डीएफआई बनाने की बात चल रही है इंडिया में. ठीक है, तो उसी को लेके एनडीबी का सपोर्ट भी हमें चाहिएगा, फाइनेंस चाहिएगा. तो एनडीबी के सपोर्ट के लेके एनडीबी न्यूज़ में आई है. ठीक है, एनडीबी है क्या? ब्रिक्स बैंक है. इट इज़ अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक ऑपरेटेड बाय ब्रिक्स स्टेट, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. इट वॉज अग्रीड एंड एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स लीडर एट द 5th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन डरबन in 2013. Later on, it was established in 2014 at the 6th BRICS Summit at Fortaleza in Brazil. तो ये जो आया है, ये आया है फोर्टाजेला डिक्लेरेशन से. बात इसकी पहली बार 2012 के जो ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें हुई थी. फिर इसको 2014 में जो है ये सेटअप किया गया था. And it was initially started with the authorized capital of $100 billion US dollars. Its headquarter is in Beijing. ये AIB नहीं है जिसका, sorry, its headquarter is in Shanghai. ये AIB नहीं है, that is Asian Infrastructure Investment Bank, जिसका headquarter है बीजिंग में. तो 17 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आता है कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट पे कि एनडीबी के हेडक्वार्टर बीजिंग में है. नो, इसके हेडक्वार्टर शंघाई में है. बीजिंग में AIIB के हेडक्वार्टर है. ठीक है, सो व्हाट आर इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव? इट एम्स टू फोस्टर द ग्रेटर financial and development cooperation among the 5 emerging markets, to mobilize resources for infrastructure and sustainable development projects in BRICS and other emerging economies and developing countries.
सो बेसिकली जो ब्रिक्स बैंक आया था, जिसको हम एनडीबी बोलते हैं, ये क्यों, किस कंटेक्स्ट में लाया गया था, कब आया था? देखो, ब्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे, पहले हम देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ? हमें ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है, इसका पूरा हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जब हम समझ पाएंगे कि एनडीबी का जो रियल क्रक्स है। फिर कभी नहीं भूलोगे आप इसके बारे में। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त जो मार्केट था वो डॉलर डोमिनेटेड था, ठीक है। सब प्राइम क्राइसिस, मॉर्गेज क्राइसिस जिसको कहते हैं, तो दैट रेज द क्वेश्चन ऑन द रिलायबिलिटी एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस डॉलर डोमिनेटेड मार्केट एंड द एबिलिटी of financial institutions like World Bank, IMF on telling whether there will be a crisis in the, and WTO जैसे इंस्टीट्यूशन जो कि ये बताते हैं कि ओके मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनके पास इतना इन्फॉर्मेशन डेटा होता है, क्या ये सही है, ठीक है, क्या ये प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ये जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो और ये जो ब्रिक्स कंट्रीज थी उस वक्त काफ़ी अफेक्ट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से ब्रिक्स भी इस्टेब्लिश हुआ in order to change the structure of the world economy and increasing the role of emerging economies and their say in the world economy. जब ये क्राइसिस आई डेवलप कंट्रीज़ के थ्रू, इन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और कोई भी डिसीजन मेकिंग में हमेशा वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका से होता था। सो इन्होंने फिर ये एक ग्रुप बनाया ब्रिक्स, और एक ग्रुप बना के इवन अपना IMF में भी कोटा रिफॉर्म्स आए फिर, ठीक है, लाए गए, जिसमें चाइना और इंडिया का दोनों का पावर बढ़ाया गया था कोटा, जिससे कि ये लोगों जो ब्रिक्स कंट्री है अपना एजेंडा सेट कर सके, इनका एजेंडा भी आगे मूव हो। सो यहाँ से जब ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है, इस्टेब्लिश हो चुका एज इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद इन्होंने देखा कि जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल, जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF, यहाँ पे जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो USA एंड जापान एंड सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। जब इन इमर्जिंग देशों को ये एक पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनको डिपेंडेंट हो जाना पड़ता है उनके, जैसे 1991 में हमें IMF पे, हमारी BOP क्राइसिस में हमें IMF पे डिपेंडेंट होता है उसकी कंडीशनलिटीज़ पे, इसी तरह से आज भी हमें USA और इस तरह से डिपेंडेंट होना पड़ रहा था वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। सो इन्होंने सोचा कि अपना एक नया खुद का इमर्जिंग इकोनॉमीज का बैंक होना चाहिए जो हमारे शॉर्ट टर्म क्राइसिस को सॉल्व कर सके। तो यहाँ से आया ब्रिक्स बैंक, NDB, दैट इज़ वन ऑफ द मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। इट वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड इन 2012, जैसा हमने देखा, ठीक है। और फिर आप आज देख ही रहे हैं कि हम NDB किस तरह से इम्प्रूव कर रहा है। इनफैक्ट जो दिल्ली मेरठ गाज़ियाबाद जो कॉरिडोर बन रहा है, RRTS रैपिड रेल, उसमें भी NDB इज सपोर्टिंग एंड हैज़ गिवन फाइनेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द वोटिंग मेथड, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वहाँ पे वोटिंग मेथड जितना फंड देते हो उतना होता है, बट यहाँ पे NDB में इक्वल वोट्स हैं, इक्वल शेयर्स हैं, और इक्वल से है हर ब्रिक मेंबर की, हर कंट्री का। इवन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि चाइना ने अभी सेटअप किया, उसके अलावा उसमें भी इतना इक्वल मेथड नहीं है, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो वोटिंग पावर इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वन सब्सक्राइब शेयर इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द बैंक एंड द शेयर ऑफ ब्रिक्स कंट्री कैन नेवर बी बिलो the 55% of the total votes. Okay, currently each of the 5 members have equal voting rights of 20% and none of the countries have the veto power. इस वक्त veto power किसी के पास नहीं है, हर एक के पास, पांचों कंट्रीज़ के पास 20% शेयर्स है और 100 बिलियन ऑथराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। और अभी तक कितना कितना शेयर दिया है, कैसे कैसे दिया है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत में 10 ब्राज़ील ने दिया था, 10 रशिया ने, 10 इंडिया ने, बिलियन डॉलर्स, US डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पे, 10 चाइना ने और 10 साउथ अफ्रीका ने दिया था। इसको 100 ले जाने के लिए हमने 18 अभी और देगा ब्राज़ील, 18 रशिया देगा, इंडिया 18 देगा और चाइना $41 बिलियन देगा,
और 5 साउथ अफ्रीका, बट इससे वोटिंग राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। इनफैक्ट 2018 में एनडीबीटी हैज received the observer status in United Nations General Assembly, establishing a firm basis for its active and fruitful cooperation with the UN. सो अब इसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है। इनिशियली इसको क्रिटिसिज्म मिला था कि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, क्योंकि कंट्रीज़ के पास खुद पैसा नहीं है, आगे कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, इक्वल वोटिंग के बेसिस पे तो ये चलेगा ही नहीं आगे मॉडल। फाइनेंशियल और यूएस कहता था कि ये तो चाइना का एक स्टेप है, बस चाइना डोमिनेंस, यूएस को काउंटर करने के लिए, चाइना डोमिनेंस के लिए, और यही सेम बात एआईबी के लिए भी बोली गई थी। अब हम देख लेते हैं एनडीबी एआईबी से कैसे डिफरेंट है। AIB is a एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसको हम देखते हैं। AIB has 57 countries, predominantly of Asian Pacific region, where NDB has 5 countries. Decision making in NDB is more democratic. Each member has one vote and decisions are taken by simple voting methods. And whereas voting share in AIB are based on the size of each member, that is country's economy, GDP in terms of PPP, purchasing power parity, and not on the basis of contribution to banks authorized capital. Thus, China, India and Russia are the 3 largest shareholder. Alright. So, हम AIB के बारे में और देख लेते हैं. It is a multilateral bank with headquarters in Beijing, China. And it started its operation in 2016 by terms of AIIB Articles of Agreement. All right. And it focuses on investment in sustainable infrastructure and development projects, and इसकी जो membership है, it is open to all members of Asian Development, ADB के जितने भी members हैं, and World Bank के जितने member है। Asian Bank है, इसका मतलब ये नहीं है Asian पे restricted है, तो आप इसको confuse मत कीजिएगा। Even it allows the non-sovereign entities to apply for their membership if their country allows, and it is governed by board of governors that consist of a governor and alternate governor of each country, जो भी इसके members होंगे उसके। तो यही मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और मेजॉरिटी जो स्टेक्स हैं अभी भी इसमें एशियन कॉन्टिनेंट के ही हैं। ऑलराइट, जो ये हमारा हो गया पूरा AIB के बारे में, ठीक है। Now let's move on to our next topic, that is inflation targeting. अभी न्यूज़ में क्यों है? Because जब हमने पहली बार इंडिया में फ्रेमवर्क ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टार्ट किया था, उसका टारगेट था मार्च 2021 का, ठीक है, 2016 से 2021। तो उसके 5 साल पूरे हो गए हैं, और सेंटर ने बोला था कि उस वक्त ये डिसाइड होता कि सेंटर RBI को टारगेट देगा इन्फ्लेशन सेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में। अब वो टारगेट अचीव भी हुआ है, और उसके 5 साल पूरे हुए, 5 साल के लिए वो टारगेट दिया गया था। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा, क्वेश्चन डिबेट इस बात पे चल रही है, क्या इंडिया के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग सही मेथड है? क्या हमें फोकस नहीं करना, केवल हमें प्राइस लेवल पे फोकस करना चाहिए, या ग्रोथ को भी कंसिडर करना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के फोकस में, ठीक है। तो अब बात इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की है। तो सेंटर ने अभी इसको अप्रूव कर दिया है कि ओके, विल बी कीपिंग दिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, जिसमें हमारा टारगेट होगा कि 4% हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टारगेट होगा, ±2, ओके। तो मैक्सिमम 6% और यहाँ पे 2% इन्फ्लेशन लेवल्स रह सकते हैं, ठीक है। फॉर द RBI रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर द नेक्स्ट 5-year पीरियड बिगनिंग फ्रॉम अप्रैल 2021। तो ये करंट कंटेक्स्ट है इस न्यूज़ का। अब देख लेते हैं बैकग्राउंड। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एज एन टारगेट फॉर द पीरियड फ्रॉम August 16 to March 31, 2021 with the upper tolerance limit of 6% and lower tolerance limit of 2%। जैसे हमने यहाँ बोला कि 16 में स्टार्ट हुई थी ये रेजीम, 2021 तक का टारगेट दिया था सेंटर ने RBI के लिए, क्या था
2% से लेके 6% तक, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन किस बेसिस पे हमारा मेजर होता है? CPI इन्फ्लेशन, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाउ देयर इज अ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया आफ्टर 2016 अमेंडमेंट हुआ था। और ये कौन से एक्ट से आया? RBA एक्ट 1934 के अमेंडमेंट से। द अमेंडेड एक्ट प्रोवाइड फॉर इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक वंस एवरी 5 ईयर्स। ये पूरा कंटेक्स्ट जो हमने समझा, ठीक है। हर 5 साल में सेंटर बताता है RBI को कि इन्फ्लेशन टारगेट क्या रहेगा, ठीक है। और ये किसके अंडर आया? 34 एक्ट, RBI एक्ट, और ये इन कंसल्टेशन वर्ड है, ओके। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है? इट इज अ सेंट्रल बैंक policy that revolves around adjusting the monetary policy to achieve a specified annual rate of inflation, that is 4% in this case. Its principle is based on belief that long-term economic growth is best achieved by maintaining price stability, which is achieved by controlling the inflation. तो बेसिकली कैसे हम प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ कैसे होगी कंट्री में? देखो, इन्फ्लेशन क्या होता है? आज आपने किसी चीज़ का दाम 100 रुपये, तो कल को इट विल बी, इन्फ्लेशन अगर 10% है तो उसका दाम हो जाएगा 110 रुपीज़। इतनी लोगों के पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि वो आज इस दाम पे 110 पे खरीद सकें इस कॉमोडिटी को। सेम चीज़ है, ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट एंड डिमांड के बेसिस पे ये डिटरमाइन होता है। देखो क्या होता है, आज अगर इकोनॉमी में बूम पीरियड हो रहा है, लोगों के पास इन हैंड मनी ज़्यादा है तो उनकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। मनी ज़्यादा है, डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्राइस राइज करेंगे। तो जो यहाँ पे प्राइस राइज करेंगे फॉर द नॉर्मल पर्सन, इट विल बी नॉट बी इन अंडर देयर कैपेसिटी टू बाय दीज थिंग्स। तो इसलिए एक मिनिमम एक रेंज ऑफ प्राइस रखा जाता है। इन्फ्लेशन बहुत अनकंट्रोल्ड भी नहीं होना चाहिए, उस रेंज में रहना चाहिए, हेल्दी रेंज में, कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़े और किसी पे इफेक्ट भी ना हो, ठीक है। ज़्यादा हाई राइज प्राइसेस कभी भी नहीं होने चाहिए, ये पॉलिटिकली भी स्टेबल पॉलिसी नहीं होती है। फिर क्या होता है इसमें, जब प्राइस राइज हो गए तो RBI क्या करता है? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से रेपो रेट्स को हाई कर देगा, रेपो रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो बैंक से लोन्स मिलेंगे, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। तब लोन लेगा महंगा हो जाएगा लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए, तो उनका क्या है, मार्केट से जो कैश और जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है। इससे क्या है, वापस से डिमांड कम होगी और प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये पूरी एक साइकिल है जो कि प्राइस वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगे हर एक के लिए। तो यही हमने रखा था टारगेट 2016 में। और ये जो पहली बार आया था कंसेप्ट, ये कंट्रीज़ में न्यूजीलैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से ये कंसेप्ट आया था। देखिए ये इमेज देखते हैं, RBI will have to achieve a 4% CPI inflation. The lower bound is 2 and 6%. Target is applicable till March 2021. Inflation out of this range for 3 successive quarter will constitute the monetary policy failure. तो मतलब कि कंज्यूमर इन्फ्लेशन अगर 3 क्वार्टर से कॉन्सिक्वेंटली सक्सेसिवली अगर इस रेंज से बाहर चला गया 6 and 2, तो वो पॉलिसी फेलियर माना जाता है, ठीक है। एंड RBI have to explain the reason and suggest the corrective measures for that. And it is not just the price alone. The RBI is required to give due attention to the growth and will allow central bank the room to set the targets, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आगे कि टारगेट्स, ये तो आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये सबसे पहले आया कहाँ पे, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क न्यूजीलैंड, कनाडा एंड UK में आया था इन 1990s में, ठीक है। फिर इंडिया ने भी किया। तो अब ये है कि हाउ डज
दिस सिस्टम ऑपरेट, कौन हमारे यहाँ ऑपरेट करता है, जिसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी ये 2016 में, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी के इवन माइन्यूट्स आर रिकॉर्डेड, एंड ये जब एमपी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, ऑलराइट। Now let's see what is inflation. It refers to the rise in the price of most goods and services of the daily or the common use, such as food and clothing. It measures the average price change in the basket of commodities and services over the time, मतलब commodities and services. यहाँ पे हम CPI की बात चल रही है, consumer price, and the opposite and the rare fall in the price index is called deflation. अगर fall होगा prices में तो उसको deflation कहते हैं, और अगर इंक्रीज होंगे तो इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इट इज इंडिकेटिव डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर यूनिट ऑफ अ कंट्रीज करेंसी, ठीक है। इन्फ्लेशन डिसाइड करता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इनफैक्ट इट इज हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है और एक्सपोर्ट्स जो होते हैं ना वो सस्ते हो जाते हैं, मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज यूएस के डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और रुपीज़ की वैल्यू कम है, तो इनके लिए हमारा रुपी का जो कॉमोडिटी है जो मिलती है वो सस्ती हो गई, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जाएंगे बाहर की कंट्रीज़ में जाएंगे फिर। तो ये एक्सपोर्ट्स के लिए इन्फ्लेशन होना इज़ अ गुड थिंग एंड इट इज़ मेजर्ड इन अ परसेंटेज। सो दिस वॉज ऑल इन द इन्फ्लेशन टारगेट। अब हम इन्फ्लेशन मेजर कैसे करते हैं, एक ये पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट्स कैसे कैसे डिस्कस होते हैं, एक चीज़, नाउ लेट्स सी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट्स कैसे मेजर किए। 3 टाइप के इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं, 3 लेवल पे होते हैं। सबसे पहले एक होता है होलसेल प्राइस प्रोड्यूसर लेवल पे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंट्री में जो हमारे यहाँ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को इतना फोकस नहीं दिया जाता, ठीक है, और ये भी प्रपोज्ड है बट इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स स्ट्रैटेजी ऑफ कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन। इनफैक्ट आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में 2014 तक WPI यूज़ करता था। इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ओके। एंड ये इसको कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री मॉकी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट कंटेन्स द प्राइस combined price of commodity basket containing 676 commodities, ठीक है। इट डजंट कवर सर्विसेज, कवर नहीं होती है। फिर हमारे यहाँ रिफॉर्म्स हुए, अब हम CPI को इन्फ्लेशन टारगेटिंग में यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल। जब आप कोई भी कॉमोडिटी जाके मार्केट में ख़रीदते हो दुकान से, तो उसके प्राइस में कितना चेंजेस आया है, इसको ये इंडेक्स CPI मेजर करता है, ठीक है। ये 260 कॉमोडिटीज़ पे है, प्लस इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, और ये 4 टाइप का होता है। CPI इज़ ऑफ 4 टाइप्स। Number 1, that is CPI for industrial workers, CPI for agricultural labor, CPI for rural laborers and CPI for urban non-manual employees, UNME, ठीक है। Now जो बेस ईयर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है 2010 बेस ईयर, जो अभी रिवाइज सीरीज़ में है, और सेपरेटली हर ऑल ओवर इंडिया भी निकाला जाता है, कंबाइंड एज वेल एज हर स्टेट का भी निकाला जाता है, जिसमें रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड ये 3 टाइप से रिलीज़ करता है। कौन, CSO, दैट इज़ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के अंडर, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्लानिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एक टॉपिक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो जो हमेशा न्यूज़ में रहता है। न्यूज़ में क्या रहता है, फ्यूल एंड फूड
प्राइसेस, तो अगर हम WPI में से इसको निकाल देंगे फूड और फ्यूल प्राइसेस को, या CPI में से फूड फ्यूल प्राइसेस को निकाल देंगे, तो बच्चों को क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन। जहाँ पे इनके प्राइसेस को कंसिडर किया जाएगा वो होता है हेडलाइन। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब हम देखते हैं PLI स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 10,900 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इट्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ये स्कीम फर्दर एक्सपैंड करी गई है। तो देख लेते हैं। ये देखो PLI स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो मतलब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डोमेस्टिक यूनिट्स में की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट 2020 में, ठीक है, ये स्कीम लाई गई थी पहली बार लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। बट बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020 इट वाज फर्दर एक्सपैंडेड टू अदर 10 सेक्टर्स, ठीक है, इन लाइन विद द आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज, ठीक है। तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और आए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और हुए कोविड के टाइम पे। तो ये स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट से, और इसको अभी बजट 2020 में ये बोला गया था 2021 में कि हम इसको और 13 सेक्टर्स में इन्वॉल्व करेंगे। तो इसीलिए ये PLI स्कीम एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए रिलीज करी गई है, ठीक है। तो ये है इसका टारगेट। दिस स्कीम विल बी implemented over the 6 year till 2026 to 27, and the government expected to aid the expansion of production capacity to generate the processed food output worth 33,494 crore। तो मतलब इतना इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट इस स्कीम में, और इतना कैपेसिटी इन्हांस करेगी फूड आउटपुट की। कवरेज कौन कौन सी है, मतलब किस किस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में किस किस को कवरेज मिलेगी। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन 4 segments, दैट इज रेडी टू कुक फूड एंड रेडी टू ईट, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मेरीन प्रोडक्ट्स एंड मोज़रेला चीज़। इन 4 सेगमेंट्स को फोकस मिलेगा। एंड SMEs जितनी भी हैं, दैट इज स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के इनोवेशंस और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स will also be eligible for this scheme. A portion of subsidy has also been allocated to support the branding and marketing of the Indian brands, all right, and to gain wider acceptance in the Indian international markets. तो इस स्कीम का टारगेट है कि हमें एक ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैम्पियन बनना है इन द वर्ल्ड, ठीक है, और अपने इंडियन ब्रांड्स के जो फूड हैं उनको आगे फोकस करना है इस, और जो ऑफ फार्म जॉब्स हैं इससे बढ़ेंगे डेफिनेटली। हमारे जो फार्म प्रोड्यूस है उनका प्राइस इम्प्रूव होगा, जिनको अभी बहुत कम दाम पे देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू बाहर की कंट्रीज़। तो ये हमारे फार्म सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। एंड एक चीज़ याद रखना, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब 100% funding from government of India. What are the significance? Will contribute to the government's effort to increase farmers' income. That is by 2022 तक हमें डबल करनी है farmers' income through better processing of the agriculture produce, attract foreign investments in the high potential sectors, will create jobs for 2.5 lakh people and attract investment from global and the domestic companies. It is aimed at helping the farmer get the remunerative prices for their produce and reduce the farm gate produce wastage. And ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में गिवन है, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मार्च 2020 में इंट्रोड्यूस हुई थी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कम डाउन ऑन द इम्पोर्ट बिल के लिए ये स्कीम। फिर इसको शुरू में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया गया था, बाद में इसको अप्रैल में फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी फर्दर एक्सपैंड कर दिया गया था। तो इसके धीरे धीरे जो सेक्टर्स हैं उनको एक्सपैंड किया जा रहा है। तो हर जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ 5 year पीरियड।
But later on, it was rolled out for mobile and LED equipments, pharmaceutical ingredients. And 2021, cabinet approved for telecom equipments also this scheme. And again, फार्मास्यूटिकल और IT हार्डवेयर पे भी दोबारा से फोकस किया है. 15,000 करोड़ and 7,350 करोड़ for incremental sales from the product manufactured in the domestic units. मतलब हमारे देश में और प्रोडक्शन हो. फॉरेन कंपनीज अपनी शॉप्स लगाएं, जैसे लोकल कंपनीज अपना एक्सपांड करें, एक्सपोर्ट करें. इंडिया WTO कंप्लाइंट रहे, कमिटमेंट और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट भी रहे, और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें. ठीक है, तो बेसिकली ये स्कीम थी. अलग अलग सेक्टर्स में पैसे दिए जा रहे हैं. अब इस फूड प्रोसेसिंग पे फोकस किया तो हमने इसके बारे में देख लिया. ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. कौन से 4 सेगमेंट में पैसे दिए हैं? दैट इज़ रेडी टू कुक फूड, प्रोसेस फूड, मरीन, मोज़रेला. क्या टारगेट है? 26 to 27. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसलिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहे हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, फिर छोटे मोटे क्विक फैक्ट्स रिगार्डिंग कॉटन हम देखेंगे. कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया was established in 1970 under the administrative control of Ministry of Textile as a public sector unit under the Companies Act 1956. Okay, so ये 1970 में बनी थी कॉटन कॉरपोरेशन. What are its functions? It undertake the price support operation whenever market fall below the MSP without any quantitative limit, and fulfill the raw material requirement of the domestic textile industry, particularly for a lean season, undertaking the commercial purchase operations. Its headquarters are in Belapur, Navi Mumbai. तो ये है कॉटन कॉरपोरेशन. इट्स अ PSU 1970, कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर. ये 4 फैक्ट्स हैं, आपको याद रखना चाहिए. प्राइस जब गिरते हैं MSP से बिलो तो सपोर्ट करते हैं फार्मर्स को पैसा देके, प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन. इट कवर्स द ऑल कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स. नॉर्दर्न जोन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान. गुजरात, सेंट्रल जोन में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा. सदर्न जोन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. इनिशियल पीरियड ऑफ द सेटिंग अप एज अ ओनली PSU इन द मार्केटिंग ऑफ कॉटन. CSI played an important role in imports of cotton and purchase of the raw cotton. तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कॉटन इंडस्ट्री में. आज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में कॉटन का, तो इसका रोल इंपॉर्टेंट है. कुछ कॉटन से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं. अभी PT में इस बार क्वेश्चन भी आया था, स्टेटमेंट दे दिया था कॉटन क्रॉप से रिलेटेड. पूछा था किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं. खारिफ क्रॉप है कॉटन. ठीक है, 6 to 8 मंथ्स चाहिए होते हैं इसको मैच्योर होने के लिए. टेम्परेचर रेंज जो है 21 to 30 डिग्री सेल्सियस है. रेनफॉल रिक्वायरमेंट इसकी 50 to 100 सेंटीमीटर. तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंस भी है, मतलब सूखा होने पे भी ये क्रॉप ग्रो कर जाती है. मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज आर रिक्वायर्ड इन मैच्योरिटी ऑफ दिस क्रॉप, एंड चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. इंडिया ने क्या क्या प्रोग्राम चला रखे हैं कॉटन को एक्सपांड करने के लिए, या किस किस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है इंडिया. एक है कॉटन डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड कॉटन डे बनाया था. 7 अक्टूबर को होता है. अभी जब हमने ये सेलिब्रेट किया था 19 में ये, तो एक WTO ने एक इनिशिएटिव लिया था कॉटन 4, जिसमें कि एक इवेंट होस्ट किया था WTO ने कॉटन 4, जिसमें 4 कंट्री थी, बुर्किना फासो, माली, चैड एंड बेनिन. ये 4 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कॉटन को प्रमोट करने के लिए. और इवन इंडिया ने 2011 से 18 तक कॉटन टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम 1 भी स्टार्ट कर रखा था 7 अफ्रीकन कंट्रीज़ में. ठीक है, तो ये था हमारा कॉटन कॉरपोरेशन एंड कॉटन रिलेटेड ऑल द फैक्ट्स जो भी न्यूज़ में रहते हैं. कॉटन डे, कॉटन 4 एंड द कॉटन टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम. ठीक है,
Now moving on to our next topic, ECLGS 3.0, that is Emergency Credit Line Guarantee Scheme 3.0 version. अभी क्या हुआ है? The government of India has extended this ECLGS scheme credit and introduced a version 3.0 which has widened its scope to cover the business enterprises in hospitality, travel, tourism and leisure and sporting सेक्टर्स. ठीक है, तो इन सेक्टर में इस स्कीम को बढ़ाया गया है. ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम, इट वुड गिव द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट अप टू 40% ऑफ द टोटल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूशंस, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑन 29 ऑफ February 2020. तो ये क्रेडिट देगी जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इन पर्टिकुलर हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, लेजर और स्पोर्टिंग सेक्टर्स में, उनको 40% तक क्रेडिट एक्सटेंड करेगी. ठीक है, 6 साल के लिए विद मोरेटोरियम ऑफ 2 ईयर. ठीक है, तो ये क्रेडिट क्यों एक्सटेंड किया गया है? क्योंकि इन लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को एक गारंटी दे रहे हैं, ये क्रेडिट लाइन गारंटी. इन्होंने जब कोविड आया, जिन इंडस्ट्रीज और बोरोर्स को पैसे दिए थे, कहीं वो डूबे ना और इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, इसीलिए ये उनको क्रेडिट एक्सटेंशन किया जा रहा है. और ये जो स्कीम थी ये इनिशियली 2020 में रोल आउट हुई थी एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज टू सपोर्ट द स्मॉल बिजनेसेस टू मीट देयर ऑपरेशनल कॉस्ट्स, लाइबिलिटीज ड्यू टू नेशनल लॉकडाउन जो हो गया था. तो फिर उनको पैसे की ज़रूरत थी, बिजनेस सबके ठप पड़ गए थे 2020 में. तो तब ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के थ्रू एक्सटेंड करी गई थी. इमरजेंसी क्रेडिट जब जो लॉन्च हुई थी तब वो थी ECGLS. जब लॉन्च हुई थी उसको थे 1.0 वर्जन. ठीक है, तब जो कवर थे सेक्टर्स वो थे MSME, मुद्रा बोरोवर्स, मुद्रा बैंक बोरोवर्स, ये थे. फिर 2.0 वर्जन लेटर ऑन निकाला जिसमें और 26 सेक्टर्स, स्ट्रेस्ड सेक्टर्स को कवर किया गया. ठीक है, जो कि कौन से होंगे स्ट्रेस सेक्टर वो बताया था कामत कमेटी ने सजेस्ट किया था कि इन सेक्टर को आप इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी दे सकते हैं, जिसमें एक हेल्थ केयर सेक्टर भी इम्पॉर्टेंट था. और इसमें जो पहली बार आया था जो क्रेडिट गारंटी स्कीम, इसमें था 4 साल के पीरियड के लिए, मतलब जो रीपेमेंट आपको करनी होती है, जो पैसे आपने क्रेडिट देते हैं इन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, अब कर रहे हैं इसको 2.0 वर्जन में. ये 5 साल हो गया था और अब तो आपने देखा ये 6 साल हो ही गया है. एंड रिसेंटली 3.0 वर्जन में ये 6 साल है. और जो मेन इसकी जो क्रेडिट गारंटी देता है वो एक है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड. तो इट इज़ द गारंटी provider to the lending institutions and what it is a private limited company under Companies Act 1956 established by Department of Financial Services under Ministry of Finance. So आपको इंस्टीट्यूशन पता होना चाहिए कि ECGLS को कौन ऑपरेट करता है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम earlier announced as a part of Atmanirbhar Bharat package to counter the economic distress faced by the MSMEs due to COVID pandemic by providing them additional funding up to 3 lakh crore in the form of fully guaranteed emergency credit line. ठीक है, तो ये था ECLGS के बारे में. Now moving on to our next topic, that is current account deficit. तो RBI ने अभी एक डेटा प्रोड्यूस किया that India's current account deficit has narrowed down to 2.2% of the GDP in December quarter as against the 0.4% in a year ago. तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है, 0.2% हो गया है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है. इससे पहले मैं चाहूँगी ये आप एक टेबल याद रख लें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. देखो बेसिकली एक ये टेबल हमेशा अपने माइंड में रखेंगे आप. बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, हमारे यहाँ 2 अकाउंट होते हैं जब भी हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं. उस केस में एक होता है करंट अकाउंट
एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? ये आता है ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज होती हैं बाहर की कंट्रीज़ में जो इंडिया की तरफ से होती है, या यहाँ पे होती हैं उन लोग फॉरेन एंटिटीज़ के द्वारा। ये एक होता है प्राइवेट ट्रांसफर्स पेमेंट, एक होता है ऑफिशियल ट्रांसफर्स पेमेंट्स। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 कंपोनेंट आते हैं हमारे करंट अकाउंट में। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। इसमें आते हैं हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि FII, FDI, FPI एक्सेट्रा। फिर इसमें और कौन कौन से आते हैं? एक्सटर्नल असिस्टेंट बाय मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो हमारी कंपनी बाहर से पैसा लाती हैं, IMF के साथ जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, NRIs के डिपॉजिट्स, ठीक है, रुपी डेट सर्विसेज एंड अदर फ्लोज। तो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। अभी करंट अकाउंट में जितना भी ये ट्रेड इन गुड्स होता है इसको हम कहते हैं नेट विजिबल्स और ट्रेड इन विजिबल, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव भी हो सकता है अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, नेगेटिव होता है अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है। ये पूरा जो सेक्शन होता है इसको कहते हैं नेट इनविजिबल्स। ठीक है, और ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं इनको कहते हैं नेट ट्रांसफर्स, प्राइवेट ट्रांसफ़र एंड ऑफिशियल, इनको कहते हैं हम नेट ट्रांसफर्स। तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो हमारा अकाउंट होता है जिसमें बाहर के इंडिया और अब्रॉड में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये होती हैं दो टाइप की। नंबर 1 द करंट अकाउंट, नंबर 2 द कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में कौन कौन सी होती हैं? करंट अकाउंट में होती हैं ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ऑफिशियल ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो जो हमारा करंट अकाउंट है वो अब 0.2% हो गया है फ्रॉम 0.4% इन द दिसंबर क्वार्टर। तो ये करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में रहता है लार्जली, और ये जो डेफिसिट में रहता है तो इसको हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? अपने एक्सपोर्ट्स बूस्ट करके एंड नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को कर्ब करके। जो इंडिया की स्ट्रैटेजी थी, इंडिया ने एक्सपोर्ट और ये सब की जगह फोकस किया कि हम अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पैसा आएगा, बट दिस इज़ नॉट अ रिलायबल कैपिटल, इट इज़ द हॉट मनी जो कि आता जाता रहता है, इट्स अ रिस्की मनी। आज मार्केट अच्छा है तो लोगों का पैसा आएगा, बाद में नहीं आएगा। तो अब हम देख लेते हैं इस टॉपिक के बारे में कि करंट अकाउंट डेफिसिट। In simple terms, the current account measures the flow of goods, services, and investment into and out of the country. It represents the country's foreign transaction, and like the capital account is a component of country's balance of payment का part है। जो हमने देखा, it represents the flow of goods, services, investment into and out of the country. The current account deficit is a shortfall between the money flowing in on export and money flowing out on export. तो मतलब deficit है, यानी हमारे यहाँ money out ज़्यादा जा रहा है as compared to in. It is slightly different from balance of trade. Balance of trade से ये बिल्कुल अलग है। Balance of trade केवल goods में gap measure करता है, exports and imports of goods and services, but current account में और भी चीज़ें आती हैं। A nation's current account maintains a record of goods countries transaction with other nations comprising of trade of goods and services, net earning on the overseas investment, and net transfer payments over a period of time, such as gifts, remittances. It is measured as a part of percentage of GDP, and the formula for calculating the current account deficit is trade gap, that is exports minus imports. तो करंट अकाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? ये पहले हम ट्रेड गैप निकालेंगे।
कितने एक्सपोर्ट है कितने इम्पोर्ट है। इस ट्रेड गैप में हम नेट करंट ट्रांसफर्स और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा करंट अकाउंट आ जाएगा। A country with current account shows that it has become the uncompetitive and investors are not willing to invest. Thus, they may withdraw their investments. And in India, current account deficit could be reduced by boosting the exports and curbing the non-essentials such as gold, mobile and electronics. इस पे हमारा सबसे ज़्यादा इंडिया खरीदती गोल्ड खरीदती है, ठीक है। उनको रिड्यूस करके हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकते हैं। करंट अकाउंट और फिजिकल डेफिसिट तब दोनों डेफिसिट मिलके कहलाते हैं बजट डेफिसिट। दैट इज नेशंस एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू, मतलब देश का खर्चा ज़्यादा हो रहा है उसके रेवेन्यू से, तो उसको हम कहते हैं बजट डेफिसिट, जो कि होता है करंट अकाउंट प्लस फिजिकल डेफिसिट। इनको ट्विन डेफिसिट्स भी कहते हैं एंड बोथ री इन्फोर्स ईच अदर। दैट इज हाई फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू हायर करंट अकाउंट डेफिसिट एंड वाइस वर्सा। फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होगा, फिजिकल डेफिसिट मतलब कंट्रीज़ की बोरोइंग बढ़ेंगी अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होगा, एंड बोरोइंग बढ़ेंगी तो हमारा ऑटोमेटिकली करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ ऑल इन द करंट अकाउंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है, ये पूरा करंट अकाउंट में आता है। और ये जो होता है BOT ट्रेड एंड गुड्स, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और खाली विजिबल में ट्रेड देखना हो तो हम देखेंगे खाली गुड्स में ट्रेड, ठीक है। ये पूरा हो गया हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। तो अब क्या हुआ है कि GST के जितने टैक्स पेयर्स हैं उनको एक HSN कोड अपनी इनवॉइस में डालना पड़ेगा फ्रॉम 1st of April 2021, and it will be applicable to those businesses whose turnover is more than 5 crore. All right, तो हम देख लेते हैं ये HSN सिस्टम क्या है, ठीक है, और ये कैसे है। तो ये कोड होता है बेसिकली जो कि ट्रेड पार्लेंस में यूज़ होता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर ये कोड लगा दिया जाता है, ठीक है, जो कि कस्टम और GST इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को ज़रूर से ज़रूर देना होता है। जब भी आप अपना कोई भी सामान बाहर से ला रहे हो, आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, तो आपको अपने सामान पे ये कोड लगाना पड़ेगा। और जब आप GST फाइल करोगे तो उसमें भी आपको ये कोड मेंशन करना है। ये हर एक गुड के लिए यूनिक होता है, अपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये कोड होता क्या है, ये एक 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड है। यहाँ पे इसको देखोगे 6 digit identification code. Of the 6 digits, the first 2 denotes the HS chapter, the next 2 HS heading, and the last 2 give the HS subheading. It helps in systematic classification of goods across the globe while trading. जब भी हम ट्रेड करते हैं गुड्स में तो हमारा प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो कस्टम क्लियरेंस इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो ट्रेड बिकम्स वेरी इजी एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड इट केम इनटू इफेक्ट 1988 में आया था, ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन लाई थी, ठीक है। और इंडिया मेंबर है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सिंस 1971। एंड दिस कोड इज अ यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज फॉर गुड्स वाइल ट्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब। तो हम ये देख लेते हैं ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या है जब इसकी बात हुई है। तो इट इज़ अ इंटर government organization established in 1952 as a custom cooperation council, and it is the only international organization with competence in custom matter। तो किसी भी अगर कस्टम रिलेटेड मैटर्स में बात होती है इंटरनेशनली, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सॉलिड से ओवर देयर। एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है ब्रुसेल्स में, ठीक है। एंड इंडिया इसका मेंबर है 1971 से, जैसा कि, और ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है बाय डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू 6 रीजन्स, ठीक है। एंड इसका फंक्शन क्या है, इट सेट्स principles
and standards for cross border proceeds and customs. ओके, तो ये WCO के बारे में था. अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ HSN, that is harmonized system of nomenclature code. It helps in systematic classification of goods that can be used to gather data and solve problem that could otherwise be difficult to obtain. तो मतलब आप एक किसी कंट्री में पास ऑन कर रहे हैं, वहाँ पे वहाँ की कस्टम अथॉरिटीज़ हैं, आपका ट्रक देखा, उसमें सामान है, उस पर पूरा HSN कोड है, वो उसको स्कैन करेंगे और आपके ट्रक को इजीली पास होते रहेंगे. ठीक है, वो हर कंट्री के लिए स्टैंडर्ड एक सेट है. और जब उनका भी सामान आएगा बाहर से, ये नहीं कि हम उसको प्रॉपरली 4 घंटे 6 घंटे ट्रांजिट टाइम है सामान का. ठीक है, तो ये सब जो पेक्युलरिटीज़ होती हैं, तब आप ट्रांजिट पे खड़े होते हैं, तो इससे क्या है, डिलेज कम हो जाते हैं हमारे. तो अगर एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होगा, कोड होगा, और अपना जब आप डेटा फीड करोगे और टैक्स इनवॉइस वगैरह सेंड करोगे, तो उसमें भी एक पूरा डिजिटाइज मैनर में सब कुछ क्लियर पिक्चर डेवलप हो जाएगी. ठीक है, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेड कोड है. ओवर 200 कंट्रीज यूज दिस सिस्टम एज अ बेसिस फॉर देयर कस्टम टैरिफ्स. तो मतलब कस्टम ये सामान निकल रहा है, इस पर इतना टैरिफ लगेगा, ऑटोमेटिकली आपका पैसा कट जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है, गैदरिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, सारा स्टैटिक्स डेवलप हो जाएंगे कि कैसे कैसे ट्रेड हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना इजीली हो जाएगा, ट्रेड पॉलिसी बनाना इजी हो जाएगा, ट्रेड मॉनिटर करना, कौन सा गुड कहाँ जा रहा है, किस देश में कहाँ से फ्लो करना है, ये डेटा गैदरिंग ईजी हो जाएगी. इट एग्जिस्ट फॉर एवरी कॉमोडिटी इन एवरी कंट्री एंड नंबर रिमेन्स द सेम फॉर ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स. द सिस्टम हेल्प इन हार्मोनाइजिंग द custom and the trade procedure, thus reducing the cost in international trade. So this was all about the HSN सिस्टम, जिसको अभी टैक्स GST टैक्स पेयर के लिए फर्निश करना बहुत 1 अप्रैल से ज़रूरी हो गया है. ठीक है, उनको करना पड़ेगा. तो ये आज हमने देखा HSN. तो दिस वाज ऑल इन इकोनॉमिक्स फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.